बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 49 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और लेक्चर नंबर 49 में हम चूँकि आजकल आपको पता है कि टॉपिक कर रहे हैं कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में हम कर रहे हैं कंफ्यूज्ड एरर्स। और कंफ्यूज्ड एरर्स चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये तकरीबन 200 एरर्स हैं और मैं 20 एरर्स करके इसकी 10 वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं समझ लें इसका पार्ट नंबर 8 लेके हाज़िर हुआ हूँ। ठीक, पार्ट नंबर 8 जो है वो शुरू होगा, हमने लास्ट लेक्चर में 140 तक किया था लास्ट वीक। आज हम 141 से लेके 160 तक करेंगे। तो ये 8 पार्ट्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, और इसलिए मेरी उन बच्चों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इन वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन वीडियोस को आखिर तक देखें, गौर से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और इन वीडियोस को एक एक पॉइंट को तवज्जो से देखें, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड एरर्स हैं। और चूँकि नाम ही कंफ्यूज्ड एरर्स है, इनमें बहुत से यूजेज तो ऐसे हैं जिनकी बड़ी क्लियर समझ आती है, लेकिन बहुत से यूजेज ऐसे हैं जो गलत बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, क्योंकि हम साल हर साल से वैसे ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जनरली वो एक्सेप्टेबल भी हो जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली या इंग्लिश यूजेज में कि अंग्रेज़ क्या लफ्ज़ बोलते हैं उसके मुताबिक हमने इसको चेक करना होता है। ठीक, चलें, हमने 140 तक किए थे पार्ट 7 में। आज पार्ट 8 में हम शुरू करेंगे 141 से। तो सेंटेंस नंबर या एरर नंबर 141 क्या कहता है? एरर कहता है ही इज़ द मैन हु आई नो यू कैन ट्रस्ट। ठीक, अब अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट था वो भी हु और हुम का एरर था, और वहाँ और उसी तरह का एरर ये है। गौर से देखें, सेंस देखें, इसमें भी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। गौर से देखें, ही इज़ द मैन, ये वो शख्स है, हु आई नो यू कैन ट्रस्ट, जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट किसने करना है? तुमने। जिस पर करना है वो सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ। वो क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ कि जिस पर तुमने ट्रस्ट करना है, यानी इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है। तो पिछले लेक्चर में जो लास्ट था उसमें वो सब्जेक्ट था, इसमें ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमने यहाँ क्या लगाना है? whom। तो फिक्रा क्या हो जाएगा? ही इज़ द मैन whom आई नो यू कैन ट्रस्ट। ठीक, उसके बाद 142 इन द आफ्टरनून आई स्टे होम, यानी दोपहर को मैं घर में ही रहता हूँ। गलत। इन द आफ्टरनून आई स्टे एट होम, यानी इन द आफ्टरनून दोपहर को आई स्टे एट होम, मैं घर पर रहता हूँ। आई स्टे होम नहीं, आई स्टे एट होम। ठीक है ना। आमतौर पर मैं कहूँ स्टे होम आई एम कमिंग, ठीक है, लेकिन स्टे होम आई एम कमिंग देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन जब मैं कहूँगा ना आई एम स्टेइंग होम, ये गलत है। आई एम स्टेइंग एट माई हाउस या एट होम। ठीक, तो स्टे के साथ क्या लगना है? एट, प्रेपोजिशन की गलती थी। अगला देखें 143 अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ही इज़ राइट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू माई, मेरी राय के मुताबिक वो ठीक है। अब ये तो ट्रांसलेशन के एतबार से तो बिल्कुल ठीक है फ़िक्रा, लेकिन ये गलत है फ़िक्रा। वो फ़िक्रा दुरुस्त इंग्लिश अंग्रेज़ जब बोलेगा तो वो ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं, इन माई ओपिनियन ही इज़ राइट, कि मेरी राय में वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगला फिक्रा देखिए 144 एट द एंड दे रीच्ड द सिटी। एट द एंड दे रीच्ड द सिटी, गलत। फिर वोकैबुलरी कह रहे हैं, एट द एंड नहीं, इन द एंड। इन द एंड दे रीच्ड द सिटी, तो करेक्ट क्या होगा? एट द एंड नहीं, इन द एंड। इन द एंड दे रीच्ड द सिटी। ठीक, उसके बाद आगे 145
145 पे 145 है, द रीज़न इज़ बिकॉज आई बिलीव इट। द रीज़न इज़, रीज़न ये है बिकॉज आई बिलीव इट। गलत, इसमें गलत क्या है? बिकॉज। पीछे रीज़न भी कह रहा हूँ, फिर बिकॉज भी कह रहा हूँ। हम करेक्ट इसका क्या होगा? द रीज़न इज़ दैट आई बिलीव इट। रीज़न ये है कि, क्यों के नहीं। रीज़न ये है क्यों के मैं इसे चाह, नो, रीज़न ये है कि मैं इसे, बिकॉज की जगह क्या लगेगा? दैट आई बिलीव इट, कि मैं इसको, इस बात को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ। ठीक, उसके बाद आ गया 146, आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज गोइंग देयर। अब देखो ये आगे हमने इस, जब ये टॉपिक ख़त्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत से ऐसे यूजेज आएंगे जो पर्टिकुलर यूजेज होंगे। आपको पता है कि जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं जिनमें पूछा जाता है, उनमें हम इफ़ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं। अब यहाँ पर इफ़ भी ठीक लग रहा है, ग्रामेटिकली ठीक लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही। देखो ना, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, इफ़ ही वॉज गोइंग देयर, कि क्या वो वहाँ जा रहा था। अब ये टेंस भी ठीक लगा है, इफ़ भी ठीक लगा है, लेकिन ये एरर सिर्फ क्या है कि अंग्रेज़ जो है, ब्रिटिश, वो इफ़ की बजाय वेदर का लफ्ज़ लगाएगा। क्यों लगाएगा? वो कहते हैं जब हमें इसका इल्म ना हो, पता नहीं होना भी कि नहीं, तो फिर हम वेदर का में डाउट ज़्यादा हो तो हम वेदर का वर्ड लगाते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा, वेदर ही वॉज गोइंग देयर, कि क्या आया वो वहाँ जा रहा था। अब इफ़ का मतलब भी वही है, लेकिन बेटर यूजेज इज़ वेदर। जनरल यूजेज में इफ़ भी करेक्ट है। फिर सुन लें, जनरल यूजेज में इफ़ भी करेक्ट है, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो किसको तरजीह देगा? वो तरजीह देगा किसको? वेदर को। ठीक, उसके बाद आ गया 147, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं गया। आपको पता है जब ना की सेंस हो और दो की बात हो रही हो तो हम नीदर का वर्ड लगाते हैं। या की सेंस हो तो ईदर का वर्ड लगाते हैं, तो ना की सेंस हो तो नीदर का वर्ड लगाते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? नीदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल। ठीक है, नीदर ऑफ देम, और दो से ज़्यादा होते तो नन ऑफ देम। नीदर ऑफ देम डिड गो टू स्कूल, नहीं, वेंट टू स्कूल। तो क्या होगा? बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल का करेक्ट क्या होगा? नीदर। नॉट तो उसके अंदर ही आ गया ना, देखिए ना, नीदर मीन्स नो, तो नॉट तो उसके अंदर आ गया, इसलिए हम बाद में सिर्फ क्या लिखेंगे? डिड नॉट की जगह वेंट लगा देंगे। तो करेक्ट क्या हो गया? नीदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल। अब ये कोई एक्सेप्शनल एरर नहीं है, ये पर्टिकुलर यूजेज है, रूल है, ग्रामर की गलती है अगर आप उसको ऐसा नहीं बोलते। ठीक, उसके बाद 148, आई हैव मच वर्क दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह बहुत काम है। आई हैव मच वर्क दिस मॉर्निंग, गलत। कहता है बोलने में, ये फिर वोकैबुलरी कह रहा है, अंग्रेज इस तरह नहीं बोलेगा, वो कहेगा आई एम वेरी बिजी दिस मॉर्निंग, कि मैं आज सुबह बहुत मसरूफ़ हूँ। वो कहेगा आई एम वेरी बिजी दिस मॉर्निंग, कि मैं आज सुबह बहुत मसरूफ़ हूँ। ठीक, वो इस तरह बोलेगा। उसके बाद आ गया 149, ही रोड हिज बाईसाइकिल एंड वेंट होम। उसने अपनी बाईसाइकिल चलाई और घर चला गया। ठीक, अब ये फिर देखने में कोई गलती नहीं लग रही, क्योंकि राइड बाईसाइकिल को किया जाता है। ही रोड हिज बाईसाइकिल एंड वेंट होम। यूजेज, पर्टिकुलर यूजेज, अंग्रेज इस तरह नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा? ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल एंड रोड होम। ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल, यानी वो अपनी बाईसाइकिल पर सवार हुआ, एंड रोड होम, और घर गया। वेंट नहीं लगेगा, वेंट की जगह क्या लगेगा? रोड, यानी साइकिल चूँकि राइड की जाती है तो वेंट की जगह राइड यानी रोड लगेगा। ठीक, तो करेक्ट क्या हुआ? ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल एंड रोड होम। उसके बाद आ गया हम 150 पे। 150 क्या कहता है? आई पुट माई वॉच विद द स्कूल बेल। इसमें दो गलतियाँ, दोनों प्रेपोजिशन की गलती है। आई ना, एक वर्ब की गलती है, एक प्रेपोजिशन की। आई पुट द वॉच, नो, आई सेट
माई वॉच, वॉच को सेट किया जाता है यानी एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है। आई सेट माई वॉच बाय, बाय विद नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बाय द स्कूल बेल। फिर सुन लें, आई पुट माई वॉच विद द स्कूल बेल, गलत, आई सेट माई वॉच विद द स्कूल बेल, ये होगा इसका करेक्ट। ठीक, उसके बाद 151 क्या कहता है, शी एक्सप्लेन मी द मैटर, उसने मुझे मैटर एक्सप्लेन किया। अब इसमें फिर स्ट्रक्चर की गलती है, इंग्लिश स्ट्रक्चर में इससे नहीं बोलना चाहिए। ग्रामेटिकली ये भी ठीक लग रहा है, ग्रामर की गलती कोई नज़र नहीं आ रही, टेंस भी ठीक लगा हुआ है, लेकिन गलत है। उसने एक्सप्लेन किया क्या, क्या मैटर, किसे, मुझे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आना चाहिए। ये पीछे 2 वीडियो पहले भी मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, शी एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन किया, द मैटर, किसे एक्सप्लेन किया, टू मी। मसलन देखो ना, शी रोट मी ए लेटर, ये भी ठीक है बोलने में। करेक्शन में करो तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेटर, वो पहले आना चाहिए। शी रोट अ लेटर टू मी, वो ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल वही गलती यहाँ है कि शी एक्सप्लेन्ड द मैटर टू मी। ठीक, उसके बाद आ गया 152, प्लीज रिमाइंड मी दैट लेटर, प्लीज रिमाइंड मी दैट लेटर। करेक्शन क्या होगा, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दैट, उसके बारे में। प्लीज रिमाइंड मी दैट नहीं, ऑफ दैट, उस मामले का। तो यार इस मामले का मुझे बता देना, तो उस मामले के बारे में आपने बताना है। तो क्या करेक्ट होगा, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दैट, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दैट, उसके बाद आ जाएगा लेटर। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दैट लेटर। ठीक, उसके बाद आ गया हम 153 पे। 153 क्या कहता है, कैन यू सप्लाई मी ऑल आई नीड, कैन यू सप्लाई मी ऑल आई नीड। फिर इसमें प्रेपोजिशन मिस है, कैन यू सप्लाई मी विद, यानी उन चीज़ों से मुझे प्रोवाइड की जा सकती हैं, विद ऑल आई नीड। कैन यू सप्लाई मी विद ऑल आई नीड। देखो माइनर एरर है, लेकिन एरर मौजूद है। और दुरुस्त वाला, जो गलत वाला है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें तो गलती नहीं है, क्योंकि हम उसकी करते हैं फ़ौरन उर्दू में ट्रांसलेशन, और उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो देखने में बिल्कुल ठीक लगता है। 154, थिंक अ नंबर एंड देन डबल इट। थिंक अ नंबर, एक नंबर के बारे में सोचो, एक नंबर का सोचो और फिर डबल कर दो उसको। मतलब नंबर सोचो 6 और उसका डबल कर दो 12, तो किसी नंबर को सोचा गया है। तो थिंक क्या होगा, थिंक अ नंबर नहीं, थिंक ऑफ अ नंबर, थिंक ऑफ अ नंबर, यानी थिंक ऑफ अ नंबर एंड देन डबल इट। तो एरर क्या हुआ कि थिंक के साथ क्या लगना चाहिए था, थिंक वर्ब है ना, इसके साथ ये वर्बल फ्रेज बनेगा, थिंक ऑफ। ठीक, यानी वी थिंक ऑफ समथिंग। ठीक, ऑफ का मतलब होता है अबाउट। ठीक, उसके बाद 155, होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द ग्रेट पोइट्स। होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द ग्रेट पोइट्स। अब इंग्लिश यूजेज में अगर हम इसको सेकंड डिग्री की सेंस में यूज़ करें, अगर तो हम थर्ड डिग्री लगाते हैं फिर ऑल के साथ अदर नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम सेकंड डिग्री लगाते हैं तो फिर हम ऑल के साथ अदर भी लगाएंगे, ये भी इंग्लिश यूसेज है। तो करेक्ट क्या होगा, होमर वॉज ग्रेटर। देखो ना, एक तो फिक्रा ये हो सकता है ना, होमर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर पोइट्स, गलत, होमर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स, फिर अदर नहीं लगना। लेकिन जब हम उसको सेकंड डिग्री के अंदाज में बोलते हैं, जो कि बोल सकते हैं इंग्लिश में, होमर वॉज ग्रेटर देन, यानी एक तरफ होमर को रखा गया है, एक तरफ बाकी सब को रखा गया है, बाकी सब का एक ग्रुप बनाया गया। जब मैं ये कहूँगा ना होमर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर पोइट्स, तो उसका मतलब है
ऑफ ऑल, वहाँ अदर नहीं लग सकता, उसका मतलब है उस ग्रुप में होमर भी शामिल है। इधर इस फिक्रे में होमर को अलग रखा गया है, बाकी पोइट्स को अलग रखा गया है, उस ग्रुप को बना दिया गया। तो उधर हम सेकंड डिग्री भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर हम अदर लगाना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको अलग कर दिया, अलग कर दिया। तो करेक्ट क्या होगा? होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द अदर ग्रीक पोइट्स, क्योंकि सेकंड डिग्री लगी है। अगर ये थर्ड डिग्री होती तो ऑल के साथ अदर नहीं लगना था, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ी तवज्जो से इसको, ये भी रूल है, ये कोई पर्टिकुलर यूजेज नहीं कहेंगे, ये रूल है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। जो हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था कि सेकंड डिग्री कभी कभी दो ग्रुप्स के लिए भी यूज़ हो सकती है, और एक ग्रुप जो है वो एक बंदा हो सकता है और दूसरी तरफ चाहे 100 बंदे हों। यानी मैं कहूँ ये लड़का उन 10 लड़कों से, तो ये लड़का उन और मैं कहूँ इन 10 में सबसे बेहतरीन, तो वो 10 में शामिल है। तो ये लड़का उन 10 में, तो वो 10 अलग है, ये लड़का अलग है। तो फिक्रे की सेंस वहाँ सेकंड डिग्री लगाएंगे, 10 में शामिल होगा तो थर्ड डिग्री लगाएंगे। ये मैंने आपको सब कुछ बेसिक्स में पढ़ाया था, किसमें? एडजेक्टिव के चैप्टर में, ठीक। सो होमर वॉज ग्रेटर देन ऑल द अदर ग्रेट ग्रीक पोइट्स, ठीक। उसके बाद हम आगे 156, आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग, आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग, देखो मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। अब इसमें गलती क्या है? इसका मतलब है मैंने आज से पहले, इससे पहले कभी चीज़ नहीं देखी। देखो ना, मैंने पहले कभी, पहले यानी आज से पहले, तो इंग्लिश में वो पहले को लिखना पड़ेगा। हम कहेंगे आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर, ये नहीं कहूँगा आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग, नहीं, आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर, यानी मैंने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। मुराद ये है, सेंस ये है, ठीक। उसके बाद आगे 157, बेटर गो होम एट वंस, बेटर गो होम एट वंस गलत यूजेज है, ग्रामेटिकली गलत है। यू हैड बेटर गो होम एट वंस, ये पर्टिकुलर यूजेज है, ये मैंने मिसलेनियस में आपको पढ़ाया था, हैड बेटर, अगर आपको याद हो तो। यू हैड बेटर मीना तुम्हारे लिए ये बेहतर होता, ये मैंने आपको मिसलेनियस, अगर किसी का मिस हुआ है तो मिसलेनियस यूजेज वाली निकालें लेक्चर्स, और उनमें मैंने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ, बारीकी के साथ पढ़ाई हुई हैं। तो करेक्ट क्या होगा? यू हैड बेटर गो होम एट वंस, हैड बेटर जिसका मतलब होता है बेहतर होता, तुम्हारे लिए बेहतर ये है, ठीक। 158, द टीचर एक्सेप्टेड टू गो विद अस, टीचर मान गया हमारे साथ जाने से। ये मान एक्सेप्ट किया जाता है किस, मैं कह रहा हूँ कि ये बात इस तरह है, आप कहते हैं चलो मैं मान लेता हूँ, ये एक्सेप्ट है। मैं कहता हूँ आप मेरी ये बात मान लें, आप कहते हैं अच्छा चलो मान लेता हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं है, ये एग्री है, किसी से इत्तेफाक करना होता है, ठीक है। द टीचर एक्सेप्टेड टू गो विद अस, नो, इसमें वोकैबुलरी की गलती है, टेंस की कोई गलती नहीं है। द टीचर एग्रीड टू गो विद अस, द टीचर एग्रीड टू गो विद अस, ठीक। उसके बाद आ गया 159, डू यू लाइक टू सी माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, क्या तुम मेरी टिकटों की कलेक्शन देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो ये लाइक का वर्ड नहीं है, हम कहेंगे डू यू वॉन्ट टू सी, क्या तुम देखना चाहते हो, इधर चाहना सेंस है, पसंद करना नहीं। लाइक तो पसंद करना भी होता है, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट टू सी माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, सो वोकैबुलरी कह रहा है, टेंस की कोई गलती नहीं है, टेंस की कोई गलती नहीं है, स्ट्रक्चर की कोई गलती नहीं है, वोकैबुलरी की गलती है। लाइक की जगह क्या लगेगा? वॉन्ट लगेगा, ठीक। और उसके बाद आज का यानी पार्ट ए 8 का लास्ट एरर, दिस वेल नोन लीडर प्रूव्ड अ ट्रेचरस फेलो, दिस वेल नोन लीडर, ये बड़ा मशहूर लीडर साबित हुआ, क्या साबित हुआ? अ ट्रेचरस फेलो, एक धोखेबाज शख्स, ठीक है। तो प्रूव्ड अ ट्रेचरस फेलो की बजाय हम लिखेंगे प्रूव्ड टू बी, यानी
हुआ कि वो एक धोखेबाज है। क्या है? धोखेबाज है। तो करेक्ट होगा दिस वेल नोन लीडर प्रूव्ड टू बी अ ट्रेचरस फेलो। एक धोखेबाज शख्स। ठीक। सो ये थे पार्ट 8 बच्चों। इन कंफ्यूज्ड एरर्स का 2 पार्ट और रह गए हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वीक्स में हम करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। और हर वीडियो में जैसा मैं कहता हूँ कि जब पहले 20 वो ये वाले 20 आप इनको याद करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो पिछले जो हैं पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 उनको साथ रिवाइज किया करें। और ये बेस्ट वे है टू लर्न दीज एरर्स। अदरवाइज दे आर सच ए कन्फ्यूजिंग एरर्स कि आज अगर आप पढ़ेंगे 2 दिन बाद शायद मुझे भी भूल जाए। तो इनको आपको याद, क्योंकि मैंने आपको कहा था इट टुक मी 6 months टू प्रिपेयर दीज नोट्स। ये मैंने 6 महीने की सर्च की है। आपको मैं 10 वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ ये इल्म, लेकिन मेरी ये बहुत मेहनत है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।